India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने मेधावी दलित छात्र को आईआईटी बॉम्बे में 48 घंटे के भीतर प्रवेश देने का दिया आदेश। कहा, एक सीट निर्धारित करे संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण। न्याय का माहौल होगा अगर मेधावी छात्र को सीट नहीं मिली। वसूली मामले में परमवीर सिंह को मिली गिरफ्तारी से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच में दे सहयोग। महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को नोटिस जारी। टीएमसी सांसद मुकुल रॉय अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा, याचिकाओं पर जल्द करे फैसला। कहा, अयोग्यता मसले में देर से फैसले लेना विधानसभा अध्यक्षों की है प्रवृत्ति। इसरो जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने से किया मना। पुलिस और आईबी अफसरों को दिया नोटिस। अधिकारियों ने केरल हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत फैसले को दी थी चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण को छात्र के लिए एक सीट निर्धारित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि छात्र को सीट आईआईटी बॉम्बे में आवंटित की जाए और इससे किसी अन्य छात्र के प्रवेश में बाधा न आए। अगर सीट खाली हो जाती है तो इस सीट का निर्माण नियमित रूप से प्रवेश के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत के सामने एक युवा दलित छात्र है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मुंबई में आवंटित एक महत्वपूर्ण सीट को खोने की कगार पर है। वह इलाहाबाद से खड़गपुर, फिर मुंबई और फिर दिल्ली आया। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे में एक 17 वर्षीय दलित लड़के के लिए एक सीट बनाने का निर्देश दिया है। ये छात्र आईआईटी परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन समय पर सीट स्वीकृति शुल्क जमा करने में विफलता के कारण एक सीट से चूक गया। आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र के दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छात्र के प्रवेश को लेकर आप हमें बताएं, हम मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके एडमिशन के लिए उसकी बहन ने पैसे दिए हैं। इसकी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक सीट की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके खिलाफ आदेश जारी करेंगे। वहीं संस्थान की तरफ से कहा गया कि कोई भी सीट नहीं बची हुई है जिस पर छात्र को प्रवेश दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दलित छात्र के भविष्य के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बॉम्बे आईआईटी को 48 घंटे के भीतर प्रवेश देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि छात्र के लिए अलग से सीट बनाई जाए, इसके लिए किसी दूसरे छात्र की सीट न ली जाए। आदेश में कहा गया कि किसी अन्य छात्र के प्रवेश को बाधित किए बिना आईआईटी बॉम्बे में छात्र को एक सीट आवंटित की जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य सीट खाली हो जाती है तभी इस सीट पर नियमित प्रवेश होगा। दरअसल तकनीकी समस्या की वजह से वह अपनी फीस नहीं भर सका, जिसकी वजह से उसे आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश नहीं मिल सका था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण या जोसा को छात्र के लिए एक सीट निर्धारित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश इसलिए दिया गया कि अगर छात्र का एडमिशन नहीं होता है तो ये न्याय का एक बड़ा मजाक होगा। प्रवेश परीक्षा में आरक्षित श्रेणी में 864वां रैंक हासिल करने वाले याचिकाकर्ता प्रिंस जयबीर सिंह की ओर से पेश अमोल
चितले ने कहा था कि अगर उन्हें आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश नहीं मिलता है तो वह किसी अन्य आईआईटी संस्थान में भी दाखिला लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने परमबीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट में मामले की अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तब तक कोर्ट ने परमबीर से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो यहां नहीं आ रहे हैं। सुनवाई में परमबीर के वकील ने कहा था कि वो भारत में ही हैं और उनके नेपाल जाने की बातें गलत हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कराने का आरोप लगाने के बाद से फरार चल रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साथ ही जस्टिस ए.के. कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने को कहा है। परमबीर सिंह की तरफ से वकील पुनीत बाली ने कहा कि परमबीर देश छोड़कर नहीं गए हैं। बाली ने कहा कि परमबीर सिंह छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। जस्टिस कौल ने कहा कि हैरानी की बात है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है। बाली ने कहा कि गृह मंत्री पर उन्होंने धन उगाही का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। पुनीत बाली ने कहा कि मेरे पास नए डीजीपी का वह टेप है जिसमें मुझसे पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ आपकी शिकायत वापस लेने को कहा गया है। मुझे धमकी देते हुए कहा गया है कि शिकायत वापस नहीं होने पर मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। बाली ने कहा कि अगर मुझे कोर्ट सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहे तो मैं 24 घंटे में पेश हो जाऊंगा। कोर्ट ने पूछा सीबीआई का क्या स्टैंड है। पुनीत बाली ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर सीबीआई को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने दिया जाए कि उन्होंने अभी तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में परमबीर की तरफ से देश में होने की बात को मानते हुए रिकॉर्ड में भी लिया। फिलहाल उनको गिरफ्तारी से कोर्ट ने दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। नोटिस का जवाब देने के लिए 6 दिसंबर का समय दिया गया है। इसके बाद सुनवाई होगी। बाली ने कहा कि मैं सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश होना चाहता हूं। मुझे संरक्षण दिया जाए क्योंकि मुझ पर 6 मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। इससे पहले उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया जिसमें उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर को संरक्षण की मांग वाली सिंह की याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक वह अपने ठिकाने का खुलासा नहीं कर देते तब तक न तो उनकी याचिका पर सुनवाई होगी और न ही राहत दी जा सकती है। मुंबई की एक अदालत ने 17 नवंबर को उसे भगोड़ा घोषित करने के लिए मुंबई पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं टीएमसी सांसद मुकुल रॉय की बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति या पीएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर से मुकुल रॉय के बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर तेजी से फैसला लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर निर्णय में देरी करने के लिए राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की प्रवृत्ति रही है। टीएमसी नेता मुकुल राय और अंबिका राय को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर मुकुल राय और अंबिका राय को बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की अयोग्यता पर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक फैसला लिए जाने को कहा है। वहीं स्पीकर द्वारा इन विधायकों की योग्यता याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करना विधानसभा अध्यक्षों की प्रवृत्ति रही है। अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्पीकर द्वारा पेश की गई एक विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत राय की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लें।
और 7 अक्टूबर तक पारित आदेश को रिकॉर्ड में रखें। टीएमसी विधायक मुकुल राय की पीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका राय द्वारा दायर याचिका में ये टिप्पणी की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि वह राय की विधायक पद की अयोग्यता और पीएससी के चेयरमैन पद से हटाने के मामले पर दाखिल अर्जी पर तुरंत फैसला लें। इस मामले में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुकुल राय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस आ गए। इसके बाद पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर से रॉय को दलबदल कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी थी। वहीं जब स्पीकर द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने में देरी होने लगी, तब उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने 28 सितंबर के आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में कहा है कि याचिका दायर करने की तारीख से 3 महीने की अवधि वह बाहरी सीमा है जिसके भीतर स्पीकर के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा था कि विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के लिए दायर एक आवेदन पर निर्णय लेने की स्पीकर की शक्ति अर्धन्यायिक प्रकृति की है और इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। आगे ये भी माना गया कि मुकुल रॉय को पीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लेने से पहले स्पीकर को उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 4 पुलिस अधिकारियों और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर की है। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उच्च न्यायालय के 13 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि स्थगित करने का सवाल कहां है, हम मामले की सुनवाई 29 तारीख को कर रहे हैं। सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों एस विजयन थम्पी, एस दुर्गा दत्त के साथ आरबी श्री कुमार और आईबी के एक अन्य पूर्व अधिकारी एस जयप्रकाश को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है। जब मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया तो सीबीआई के लिए एएसजी एसवी राजू ने मामले के तथ्यों से बेंच को अवगत कराते हुए कहा कि आईबी के अधिकारियों जिनका जांच से कोई लेना देना नहीं था, उनकी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए एएसजी ने कहा जांच की जानी चाहिए। अगर उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच पटरी से उतर जाएगी। पीठ ने कहा कि वह नोटिस जारी करेगी। श्री कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। जयप्रकाश की ओर से अधिवक्ता कलीश्वरम राज पेश हुए। 2018 में डॉक्टर नंबी नारायणन को उनकी अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में जांचकर्ताओं द्वारा बड़ी साजिश की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। अप्रैल 2021 में जस्टिस जैन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बड़े षड्यंत्र में उसके द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा अवार्ड में कटौती से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकलांगता की सीमा को इस आधार पर कम करना कि WHO के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं, इसका भारत के संबंध में नहीं है और ना ही यह कानूनी तौर पर टिकाऊ है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में ये टिप्पणी की, जिसमें कर्मचारी की अपंगता की सीमा को केवल इसलिए कम किया गया था क्योंकि इसका मूल्यांकन WHO के मानदंडों के आधार पर किया गया था। मूल रूप से मूल्यांकन की गई अपंगता की सीमा 45% थी, जिसके बाद में घटाकर 15% कर दिया गया था। ये देखते हुए कि 45% की अपंगता का आकलन डॉक्टर के अनुसार ALMCOI और WHO के मैनुअल के माध्यम से किया गया था। बेंच ने कहा कि चिकित्सा अध्ययन उन्नत देशों तक की सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के संबंध में है।
बेंच ने कहा इसलिए अपंगता की सीमा को इस आधार पर कम करना कि WHO के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं और भारत के संबंध में नहीं है, स्थायी तौर पर टिकाऊ नहीं है। हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया था कि आयुक्त द्वारा अपीलकर्ता की अपंगता की सीमा का मूल्यांकन 45% किया गया था, जबकि ये 15% था। चिकित्सा साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क ये है कि डॉक्टर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार अपंगता का आकलन किया है और ऐसे मानदंड सामाजिक आर्थिक कारकों से उत्पन्न होते हैं जो उन्नत देशों में संचालित होते हैं, न कि भारत जैसे देश में। ये देखते हुए कि हाईकोर्ट का पूरा तर्क स्पष्ट रूप से अवैधता से ग्रस्त है, बेंच ने 15% के आधार पर अपंगता आकलन के हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया और अपीलकर्ता की 45% अपंगता के आधार पर आयुक्त द्वारा दिए गए अवार्ड को बहाल कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सबरीमाला में प्रसाद और निवेद्यम तैयार करने के इस्तेमाल किए जा रहे अशुद्ध हलाल गुड़ के चल रहे विवाद के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजीत कुमार की खंडपीठ ने खाद्य सुरक्षा विभाग से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें प्रतिवादियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि सबरीमाला मंदिर के प्रसाद में शुद्ध गुड़ का उपयोग होना चाहिए। मामले को बुधवार को फिर से उठाया जाएगा, जब तक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। याचिका में कथित रूप से खराब हो चुके हलाल गुड़ को मानव उपभोग के लिए बेचने, वितरित करने से रोकने के लिए और भगवान अयप्पा को चढ़ाने के लिए हलाल गुड़ खरीदकर निविदा शर्तों के उल्लंघन की जांच करने की मांग की गई थी। त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड ने पहले अपना बयान ये तर्क देते हुए दायर किया कि प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल को लोगों को वितरित करने से पहले 2 बार सख्त गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ता है। प्रतिवादियों ने सबरीमाला में अप्पम और अरवाना की बिक्री को रोकने, बोर्ड को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने और तीर्थ यात्रा को टारपीडो करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रयास होने का आरोप लगाया। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य के लिए 3 प्रशासनिक राजधानियों के निर्णय को वापस लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने उच्च न्यायालय को बताया कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी रहेगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जल्दी ही इस आशय की घोषणा विधानसभा में करेंगे। राज्य इस प्रकार एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक और 2020 और एपी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को निरस्त कर देगा। उन्हें जुलाई 2020 में राज्यपाल की सहमति वापस मिल गई थी और राज्य के लिए अपनी जरूरतों के लिए 3 राजधानियां विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधायी राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी का मार्ग प्रशस्त किया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय उक्त विधेयकों की चुनौतियों की सुनवाई कर रहा था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा छात्रों में ना तो सामाजिक चेतना पैदा करती है और ना ही चरित्र निर्माण करती है। सीजेआई श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें दीक्षांत समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों पर सटीक टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा कि उपयोगितावाद पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का इतना ज्यादा जोर सही नहीं है। सीजीआई ने कहा कि नैतिक या आध्यात्मिकता ही छात्रों के चरित्र का निर्माण करती है और उनमें सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। ऐसे में वर्तमान शिक्षा प्रणाली नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को अक्सर अकादमिक शिक्षा के रूप में समझा जाता है, हालांकि वास्तव में शिक्षित होने का अर्थ इससे कहीं अधिक है। सच्ची शिक्षा छात्र के जीवन में समग्र और सकारात्मक विकास लाती है। Unfortunately, the modern education system tend to focus only on the utilitarian function of education. Such a system is not equipped to deal with the moral or spiritual function of education, which builds the character of students and allows them to develop a social consciousness and a sense of responsibility.
एक न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए कौशल और मूल्यों दोनों पर जोर देते हुए सीजीआई ने छात्रों को अपनी ताकत पर संदेह न करने की नसीहत दी है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों को अपनी जरूरतों से परे परिवार, पड़ोस, गांव, समुदाय पर ध्यान देने को कहा। Hold on to certain core values as you walk through this journey of life and experience all the richness it can offer you. I must state that all of you are extremely fortunate to be graduating from this great institution which keeps Sri Satya Sai Baba philosophy at the center of its own teachings and believes that the ending of teaching is character. शिक्षित व्यक्तियों की सामाजिक जिम्मेदारी को याद दिलाते हुए सीजीआई रमन्ना ने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों का दायित्व है कि वे समाज को समृद्ध बनाएं। सभी को अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना चाहिए और लोगों, समुदायों और समाजों को सशक्त बनाना चाहिए। सीजीआई श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.